मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12th के शिक्षा शास्त्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप लोग का टाइम टेबल आ चुका है और 16 फरवरी से 4 मार्च के बीच में आपकी जो बोर्ड एग्जामिनेशन है वो टाइम टेबल एकदम शेड्यूल आ चुका है, वो फिक्स है। इसी डेट पर आपको टाइम टेबल पूरा का पूरा होगा एग्जाम। और मैंने डिस्कस टाइम टेबल का डिस्कशन भी आप लोग का सब्जेक्ट वाइज कर रखा है कि कौन सा सब्जेक्ट आपका किस दिन है। आप लोग टाइम टेबल को देख लीजिएगा, टाइम टेबल को आप लोग जान भी चुके होंगे और अपने ज़िले का डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से आप चेक भी कर सकते हैं कि आपका किस ज़िले में गया है, कि मतलब कि किस विद्यालय का किस ज़िले में कहाँ पर गया है सेंटर, ठीक है? आप उसको भी देख सकते हैं। चलिए सेशंस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को क्लास 12th के बच्चों के लिए। तो अब रेगुलरली क्लासेस तो मिल ही रहे हैं आप लोग को, और रेगुलरली मैं कंटिन्यूअसली अब आप लोग तैयारी एकदम जम के करिए। और रेगुलरली कम से कम आपसे 2 से 3 घंटे जो क्लासेस हैं आप लोग को डीजे सर चैनल पर तो ज़रूर देना होगा, ठीक है? यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर देखिए पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, राज्य बोर्ड क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एडुकेशन शिक्षा सत्र का पहला ही प्रश्न, राज्य बोर्ड क्या है? तो चलिए आइए बात करते हैं हम लोग राज्य बोर्ड के बारे में। देखिए यह दुनिया का सबसे बड़ी परीक्षा संचालित करने वाली संस्था है। लेकिन सर राज्य बोर्ड के बारे में हम लोग बात करें तो देखिए इसे संक्षेप में यूपी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। देखिए यूपी बोर्ड का भी टाइम टेबल आया एडमिशन्स, देखिए सीबीएसई का टाइम टेबल आया, कोई नहीं जाना। आईसीएसई का टाइम टेबल आया, कोई नहीं जाना। लेकिन ये जो उत्तर प्रदेश का जब टाइम टेबल आता है यूपी का, तो इसे सब लोग जान जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या एडमिशन्स की यह दुनिया का सबसे बड़ी परीक्षा संचालित करने वाली संस्था है। दुनिया की सबसे बड़ी परीक्षा संचालित करने वाली संस्था क्या है? वो है यूपी बोर्ड। तो इसे संक्षेप में क्या बोलते हैं? यूपी बोर्ड के नाम से भी जाना जाता है। बोर्ड ने देखिए क्या किया, 10+2 शिक्षा प्रणाली को अपनाई हुई है। यह 10वीं एवं 12वीं की कक्षा के विद्यार्थियों के लिए सार्वजनिक परीक्षा का आयोजन करता है। देखिए सार्वजनिक परीक्षा का 10वीं और 12वीं का। ये जानते हैं कक्षा 10 और 12 के बच्चों के लिए क्या होता है? बोर्ड की परीक्षा दी जाती है, उनका लिया लिया जाता है। तो ये प्रश्न डिस्कशन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अभी अब आप लोग का देखिए यूपी बोर्ड से रिलेटेड है, तो ये राज्य बोर्ड की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये प्रश्न आपका बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाएगा, ठीक है? ये प्रश्न है आप लोगों का। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए राज्य एवं सीबीएसई बोर्ड में अंतर बताइए। देखिए दोस्तों जितने भी प्रश्नों का मैं डिस्कशन आप लोग के साथ करूँगा, सब का सब जो है प्रश्न वो एक से बढ़कर एक है, और आए हुए प्रश्न है और इनके आने की संभावना भी पूरी की पूरी क्या है? बनी हुई है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा का पूरा देखिएगा, यदि आप को पूरा बेस्ट देना है अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में। और निश्चित तौर पर डिस्टेंस यदि डिजिटल चैनल से आप यदि स्टडी कर लिए, तो आप लोगों को बोर्ड एग्जामिनेशन में एक अपनी अलग पहचान आप अवश्य बनाएँगे, और बोर्ड में टॉपरों की लिस्ट में आपको जाने से कोई रोक नहीं सकता। तो डिस्टेंस रेगुलरली स्टडी कीजिए और कंटिन्यूअसली। चलिए बढ़ते हैं हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर। राज्य बोर्ड एवं सीबीएसई बोर्ड में अंतर बताइए। देखिए डिस्टेंस बात हो रही है यहाँ पर सीबीएसई। तो सीबीएसई बोर्ड पूरे भारत में एक ही पाठ्यक्रम पे कार्य करता है, जबकि स्टेट बोर्ड अपने-अपने स्टेट सरकार और स्टेट के अनुसार बनाए गए पाठ्यक्रम पे काम करता है, ठीक है ना? कहने का मतलब क्या है, जो सीबीएसई बोर्ड है वो पूरे भारत में एक ही पैटर्न पर लागू होता है, जबकि स्टेट बोर्ड क्या करते हैं, अपने अकॉर्डिंग जो होते हैं, अपने उस जो उसमें आवश्यकता अनुसार जो कुछ चेंजिंग वगैरह होता है, तो वो लोग उसमें करते रहते हैं, ठीक है? बनाए गए पाठ्यक्रम पे करते हैं। सीबीएसई बोर्ड अपने पाठ्यक्रम को एवं और सिलेबस में बदलाव करते रहते हैं। देखिए सीबीएसई बोर्ड क्या करता है एडिशन्स, वो अपने पाठ्यक्रम में बदलाव करता रहता है और सिलेबस में बदलाव करता रहता है। जबकि स्टेट बोर्ड क्या होता है, बहुत कम ही अपने पाठ्यक्रम या सिलेबस में बदलाव करते हैं। कहने का मतलब डिस्टेंस जो स्टेट बोर्ड होता है वो एक जब उनका सिलेबस बन जाता है, उनका एक पाठ्यक्रम बन जाता है, तो वो कुछ समय तक क्या करते हैं, उसी पाठ्यक्रम पर वो लोग वर्क करते हैं, ठीक है? और उसके बाद वो लोग फिर यहाँ से चेंजिंग करते हैं। कहने का मतलब तुरंत-तुरंत नहीं होता है, जबकि सीबीएसई जो आवश्यकता अनुसार जो चेंजिंग होती है, जिस सुधार की ज़रूरत होती है, तो आवश्यकता अनुसार वो सुधार को नियमित तौर पर करते रहते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले नेक्स्ट प्रश्न की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर देखिए, ये तो वही प्रश्न है, डिस्कस हो चुका है। चलिए, यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। स्त्रियों एवं पिछड़े वर्ग की शिक्षा के प्रावधानों की विवेचना कीजिए, क्या वर्णन कीजिए। देखिए अगर संक्षेप में आती लघु में पूछता है आप लोगों से कैसे लिखेंगे। संविधान के देखिए अनुच्छेद 15 की बात हो रही है। संविधान के अनुच्छेद 15 के 3 व 4 का जो भाग है, तो संविधान के अनुच्छेद 15 में देखा जाए 3 और चौथा जो लाइन जोड़ा गया है, वह महिलाओं तथा शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के लिए यानी ओबीसी अदर बैकवर्ड कास्ट की बात जिसमें हम लोग करते हैं, तो पिछड़ी वर्गों के लिए विशेष प्रावधान करने पर किसी प्रकार की रोकना लगाने की व्यवस्था कि रोक न लगाने की व्यवस्था की गई है, ठीक है? ताकि ऐसे ये लोग भी जो क्या है समाज में वो मतलब अपने आप को एक अलग पहचान दे सके, और वो लोग उभर सकें, उभर कर सामने
पढ़ना यहाँ, पढ़ाना यहाँ, बिन डीजे सर जाना कहाँ। तो लिसन्स इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक बात याद रखिएगा, ये जो नंबर है डिस्टेंस ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट नंबर है 950 690 227 नाम का नंबर। तो इस नंबर पर जाइए, एक व्हाट्सएप मैसेज करिए और जुड़ जाइए। व्हाट्सएप मैसेज जुड़ करके डिस्टेंस डीजे सर चैनल के साथ आप जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफलाइन तौर पर भी और अपनी जो व्यवस्थाएँ रहेंगी, जो सुविधाएँ रहेगा वो भी आप लोग को इस पर उपलब्ध कराया जाएगा इस नंबर पर। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इसे आप लोग जॉइन कर सकते हैं ताकि ग्रुप वगैरह को भी, ताकि जिससे आपकी तैयारी और बेहतर तरीके से हो। चलिए रिसर्च हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न की ओर। देखिए ज़्यादा समय नहीं लूँगा मैं आप लोगों का, लेकिन इससे यदि वीडियो थोड़ा-सा भी हेल्पफुल लगे आप लोगों को तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, ठीक है? एक डीजे सर चैनल के फैमिली मेंबर्स के रूप में आप लोगों का इतना कर्तव्य अवश्य बनता है, इसे ज़रूर कीजिएगा। बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख गुण बताइए। देखिए लिसनर्स बनो बेसिक शिक्षा योजना के प्रमुख गुण क्या है? देखिए मनोवैज्ञानिक आधार होना का मतलब क्या है? अगर मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो बालक को केंद्र मानकर उसकी रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार इस पद्धति में शिक्षा दी जाती है। देखिए लिसनर्स यहाँ पर क्या होता है, मनोविज्ञान के आधार पर देखा जाए तो बेसिक शिक्षा जो होता है वो बालक केंद्रित होता ही है। यानी उसमें जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है? बालक ही होता है। बालक को केंद्र मानकर उसकी रुचि, योग्यता और आवश्यकता के अनुसार क्या कर दिया जाता है? उसको शिक्षा दिया जाता है या उसे जो एजुकेटेड है या ज्ञान की बात है जो उसे शिक्षा-दीक्षा दी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो ये इम्पोर्टेंट प्रश्न रहेगा आप लोगों का। ये चौथे में ही मनोवैज्ञानिक आधार का होना तो ये तो बात हो चुकी है। देखिए इसमें दूसरा महत्वपूर्ण बात क्या है, मनोवैज्ञानिक आधार के बाद क्या होता है सामाजिक आधार का होना। देखिए डिस्टेंस यहाँ पर जो ये दूसरा पॉइंट जोड़ा जा रहा है, सामाजिक आधार का होना। देखिए मनोवैज्ञानिक आधार का होना के बाद क्या आता है, सामाजिक आधार का होना। इस पद्धति से क्या होता है, मानव चरित्रवान, सहिष्णु एवं कर्तव्यपरायण बनता है। भाई जाहिर-सी बात है, चरित्रवान, सहिष्णु होता है, वह कर्तव्यपरायण बनता है। किसके आधार पर? सामाजिक आधार पर। सामाजिक दृष्टिकोण से क्या होता है, चरित्रवान आता है, उसके अंदर मोरल एक एथिक्स आता है, व्यक्ति के अंदर मोरल एक्टिविटी आती है और सहिष्णुता, और वो अपने कर्तव्य के प्रति क्या होता है, वो जागरूक होता है। तो डिस्टेंस ये सामाजिक आधार दिया जाता है, क्योंकि जानते हैं कि जब आप पढ़ते हैं छोटे बच्चों के बेसिक में तो देखते हैं कितनी अच्छी-अच्छी कहानियाँ दी जाती है ना। बहुत बड़े-बड़े लोग भी होते हैं तो कभी-कभी इन बच्चों की कहानियों को पढ़ते हैं ताकि उनके अंदर भी कर्तव्य परायण का जो ये गुण है वो उनके अंदर विकसित हो सके। चलिए डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हम लोग अब यहाँ पर अगले महत्वपूर्ण पॉइंट की ओर। देखिए हम लोग का नेक्स्ट पॉइंट क्या है यहाँ पर, जनतंत्र का निर्माण करना। देखिए जनतंत्र का निर्माण करने का मतलब क्या है, बेसिक शिक्षा की खुद मूल भावना अगर देखा जाए तो पढ़ो तथा कमाओ में पाई जाती है। ठीक है दोस्तों, जनतंत्र का निर्माण करना यानी कोई भी जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, तो वो अपने कैसे पालन पोषण को भी वो बेहतर तरीके से कर सकते हैं, इन चीज़ों की भी जो योजना के तहत मुख्य रूप से इस पर काम किया जाता है। तो जनतंत्र का निर्माण करना भी जो काम होता है वो बेसिक शिक्षा योजना के अंतर्गत प्रमुख उनके गुणों में एक है। चलिए दोस्तों, तो ये तो बात हो चुकी है आप लोगों के साथ। नई शिक्षा नीति क्या है? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है नई शिक्षा नीति की। ठीक है, ये प्रश्न हम लोग का बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये प्रश्न। देखिए नई शिक्षा नीति क्या है? देखिए पुरानी शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम 10+2 के अनुसार था, ठीक है, चलता था। लेकिन नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय शिक्षा नीति 2020 की शैक्षणिक संरचना 5+3+3+4 है के हिसाब से की गई है। क्या है? 5 है, 3 है, +4 के हिसाब से की गई है। इस नीति को बच्चे बच्चे की 3 से 8, 8 से 11, 11 से 14 और 14 से 18 उम्र के अनुसार 4 अलग-अलग हिस्सों में जो किया किया गया है, इसका नई शिक्षा नीति का विभाजन किया गया है, ठीक है? ये चीज़ मत भूलिएगा डियर्स, यहाँ पर जो देखिए विभाजन किया जा रहा है, ये बात इम्पोर्टेंट है। देखिए क्या है नई शिक्षा नीति में, तो 5+3+3+4, ठीक है, इसके हिसाब से है। और 3 से 8 तक की बात हो गई, जो 8 से 11 हो गया, 11 से क्या हो जाएगा 14 वर्ष, और 14 से 18 वर्ष का जो समय रहेगा, तो यही शिक्षा नीति पर यहाँ पर देखिए मुख्य रूप से जोड़ा गया 5+3+3+4, ठीक है। ये उम्र यहाँ पर दिया गया है, उम्र के अनुसार 4 अलग-अलग हिस्सों में विभाजित किया गया है। तो इस प्रकार से क्या है, ये नई शिक्षा नीति को लाया गया है। अब देखते हैं कहाँ तक इसे सफलता मिलती है। तो आवश्यकतानुसार परिवर्तन जो होते हैं वो तो होते रहते हैं। अब लेकिन इनका परिणाम कितना दूरगामी होगा ये तो आने वाला भविष्य ही बताएगा। क्वेश्चन देखिए ये भी वही प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा ध्यान से। देखिए प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। प्राथमिक शिक्षा से आप क्या समझते हैं? देखिए दोस्तों, यहाँ पर बात हो रही है प्राथमिक शिक्षा। तो प्राथमिक शिक्षा क्या होता है, 6 से 14 वर्ष आयु के जो वर्ग के बच्चे होते हैं के लिए प्रारंभिक शिक्षा भी कहा जाता है। देखिए 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए उनको किस प्रकार से शिक्षा की दिया जा सके, कैसे उनको योग्य बनाया जा सके, तो इस पर जो विशेष रूप से सरकार और सब
देखिए, चाहे राज्य सरकार की बात हो, केंद्र सरकार की बात हो, चाहे वहाँ किसी प्रशासनिक अधिकारी के तौर पर बात की जाए, मतलब वहाँ के स्थानिक जो शासक हो गए, तो उनकी बात की जाए, तो प्राथमिक शिक्षा को सभी लोग अपने-अपने तरीके से ज़ोर देने का प्रयास करते हैं, ताकि इसमें सुधार हो, ठीक है? और विद्यालयों में देखिए कितने प्रकार की व्यवस्थाएँ की जाती हैं। तो इन वर्षों को बच्चों के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी वर्ष माना जाता है। देखिए, 6 से 14 वर्ष का जो वर्ष होता है, इसे बुनियादी वर्ष माना गया है। छोटे बच्चों के लिए और प्राथमिक शिक्षा का ये मुख्य रूप से जो इनका विकास होता है वो इन्हीं समयों में होता है। महत्वपूर्ण बुनियादी वर्ष माना जाता है जब उनके जीवन की आधारभूत बातें सुदृढ़ता प्राप्त करती हैं, उनका व्यक्तिगत कौशल, उनकी समझ, देखिए उनका भाषागत योग्यता और परिष्कृत व रचनात्मक आदि विकसित होती है। तो ये सभी के सभी जो विकसित होते हैं रिलेशंस वो क्या होता है 6 से 14 वर्ष का जो कार्यकाल होता है, ये इनके जीवन का बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। ठीक है रिलेशंस, तो ये जो प्रश्न का डिस्कशन मैंने आप लोग के साथ किया ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। चलिए यहाँ पर देखते हैं हम लोग अब प्रश्न संख्या 7 की ओर, 7वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं डिस्टेंस। और आप लोगों का देखिए 16 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में आप लोग का देखिए प्री बोर्ड का पेपर भी होने वाला है डिस्टेंस। मैं प्री बोर्ड का पेपर भी जैसे मुझे प्राप्त होगा मैं आप लोग के साथ प्री बोर्ड का डिस्कशन मैं अवश्य करूँगा। देखिए 7वां हम लोग का प्रश्न क्या है, सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ बताइए। सर्व शिक्षा अभियान का क्या अर्थ है? देखिए दोस्तों सर्व शिक्षा अभियान तो SSA से भी इसे कहते हैं हम लोग। इसका कभी-कभी फुल फॉर्म भी पूछता है कि SSA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो सर्व शिक्षा अभियान इसका फुल फॉर्म होगा। के अंतर्गत देखा जाए तो देखिए प्राथमिक स्तर पर क्या है ₹150 प्रति बच्चे और उच्च प्राथमिक स्तर पर देखा जाए तो ₹250 प्रति बच्चे की अधिकतम सीमा में सरकारी हो गया, स्थानिक निकाय और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में सभी बच्चों को पाठ्य पुस्तकें प्रदान की जाती हैं। देखिए पाठ्य पुस्तकें हो गई, ठीक है? और जो मौसम के अनुसार जाड़े वाले वगैरह हो गए, जूता वगैरह हो गया, बैग वगैरह हो गया, क्यों तो मतलब पूरी की पूरी व्यवस्था खाना-पीना वगैरह जो सिस्टम व्यवस्था देखते हैं होता है। तो सरकार अपने तरीके से सर्व शिक्षा अभियान को बल देने के लिए अपने तरफ से प्रयास करती हैं करता है सरकार भी और उसमें उसमें जहाँ तक उनका सहयोग होता है वो करते हैं उसमें। लेकिन इसमें डिस्टेंस उनके सहयोग की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है जब लेकिन इनका भरपूर सहयोग नहीं मिल पाता है। जो जॉब वगैरह जब पा जाते हैं प्राइमरी स्तर पर या जिस भी स्तर पर वो पा जाते हैं तो वो अपने कर्तव्यों के प्रति उतने सुदृढ़ नहीं मिलते हैं। ये एक दोष है देखा जाए तो सबसे महत्वपूर्ण। इसी की वजह से देखिए अब धीरे-धीरे सरकार का भी जो मन है इस पर से हट रहा है। क्योंकि देश में इतनी व्यवस्थाओं देने के बाद भी स्थितियाँ जो है बहुत ही विडंबना बहुत ज़्यादा देखी जा रही है। खैर चलिए, सर्व शिक्षा अभियान का अर्थ बताइए जिसमें देखिए यह अभियान प्राथमिक स्तर पर सभी को शिक्षा देने के लिए चलाया गया है। इस अभियान का आरंभ जो है 2001 में किया गया था, ठीक है? सभी को शिक्षा देने के लिए चलाया गया था सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है डिस्टेंस और नाम से ही पता चल रहा है, उसके अर्थों में ही छिपा हुआ है सर्व शिक्षा अभियान। एक ऐसा अभियान जो कि सभी को शिक्षित करे, ठीक है डिस्टेंस तो एक महत्वपूर्ण बात थी जो आप लोग के साथ डिस्कस की गई। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। देखिए हम लोग का 8वां प्रश्न क्या है? बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न रिलेशंस न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। न्यूनतम अधिगम स्तर से आप क्या समझते हैं? देखिए रिलेशंस बात हो रही है यहाँ पर न्यूनतम अधिगम स्तर क्या है? बात हो रही है किसकी? न्यूनतम अधिगम स्तर की। एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह निर्धारित किया जाता है कि बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए। रेगुलेशंस यहाँ पर न्यूनतम अधिगम स्तर का मतलब क्या होता है? एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसी व्यवस्था का निर्धारण करना होता है जिसमें बच्चे को किसी निश्चित स्तर पर कम से कम कितना सीखना चाहिए या कितना वो सीख सकता है, कितनी उसकी क्षमता है, कितनी उसकी कैपेसिटी है, कितनी चीज़ों को वो ले सकता है। न्यूनतम अधिगम स्तर की आवश्यकता अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु की गई है। देखिए न्यूनतम अधिगम स्तर की जो आवश्यकता है इसलिए की गई ताकि अधिगम की मात्रा निश्चित करने हेतु की गई थी कि भाई लोग अगर कोई चीज़ें का ग्रहण कर रहे हैं ज्ञान का तो वो कितना कर सकते हैं या अपने सामर्थ्य के अनुसार वो कितनी चीज़ों को आत्मसात कर सकते हैं, वो ले सकते हैं, कितनी चीज़ों के बारे में वो बोल सकते हैं, कुछ कह सकते हैं। तो इस पर जो बातें की गई उसे न्यूनतम अधिगम स्तर कहा गया। ताकि मतलब जो ज़रूरत पड़े तो कम बेशी जो भी है व्यवस्थाएँ हैं, उनमें वो मुख्य रूप से सुधारात्मक जो कार्य हैं वो कर सकें। चलिए डिस्कशन से हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए शिक्षा शास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, शिक्षा के व्यावसायीकरण से क्या तात्पर्य है? देखिए, शिक्षा के व्यावसायीकरण की बात हो रही है, तो इस शिक्षा के व्यावसायीकरण का सामान्य शब्दों में अर्थ होता है किसी व्यावसायिक में प्रशिक्षण अर्थात विद्यार्थी को एक व्यवसाय सिखाना ताकि वो अपना जीवन यापन सुगमता से कर सके। कहने का मतलब क्या एडुकेशंस की व्यवसाय परक शिक्षा देना, ठीक है? व्यवसाय परक शिक्षा को प्रदान कराना ही क्या कहलाता है? व्यावसायीकरण कहलाता है एक तरीके से। शिक्षा में अगर देखा जाए, तो शिक्षा व्यावसायीकरण किसे कहते हैं? तो अपने जीवन यापन के लिए एक व्यवसाय के तौर पर उसे सिखाना या प्रशिक्षण देने का जो काम होता है उसे ही हम लोग कहते हैं शिक्षा में व्यावसायीकरण कहलाता है, ठीक है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रश्न संख्या 9।
चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो यदि कल चाहिए आप सभी लोगों को सर पे बोर्ड एग्जामिनेशन का ताज, तो आप लोगों को तो आज संघर्ष करना ही पड़ेगा, ठीक है? मेहनत करिए आज, तभी तो कल सजेगा आपके सर पे ताज। तो डिस्टेंस निश्चित तौर पर आप लोगों को आपकी उचित मंजिल अवश्य मिलेगी और आप अपना बोर्ड में अलग पहचान ही बना सकेंगे, लेकिन उसके लिए आप लोग को स्टडी करना ही पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि याद रखिएगा, इससे आप बच नहीं सकते। जब जिन चीज़ों से बच नहीं सकते तो उसका सामना कीजिए, ठीक है? और डट कर कीजिए, चप कर। तो एक व्यवसाय सिखाना ताकि वो अपना जीवन यापन क्या है सुगमता से कर सके। शिक्षा के साथ-साथ क्या एडिशंस उन कोर्सों को भी की भी व्यवस्था की जाए, जो छात्रों को शिक्षा के साथ-साथ किसी व्यवसाय में भी कुशल व्यक्ति बनाए। ठीक है? व्यवसाय के साथ-साथ किसी में भी कुशल मतलब छात्रों को तो शिक्षा मिले ही मिले और लेकिन उनको क्या हो व्यवसाय परक मतलब शिक्षा मिले ताकि वो व्यवसाय के लिए बाद में उन्हें भटकना कहीं ना पड़े। ठीक है दोस्तों? इसलिए शिक्षा में इस चीज़ को भी जोड़ा गया। देखिए पेज 2-2 बार हो चुके हैं तो कोई बात नहीं। दोस्तों चलिए यहाँ पर देखिए अब ये जो प्रश्न है हम लोग का प्रश्न संख्या 10 है और ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। देखिए प्रश्न संख्या 10 हम लोग का क्या है एनसीईआरटी का ये कि बार-बार ये बहुविकल्पी में, अति लघु में या तो अति लघु लघुत्री में ये बार-बार पूछता है डिविशंस एनसीईआरटी। देखिए एनसीईआरटी का देखिए फुल फॉर्म क्या होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद। एक बार फिर सुन लीजिए एनसीईआरटी का जो अर्थ क्या होता है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद। ये पूरा का पूरा नाम है जो एनसीईआरटी का है, ठीक है ना? एनसीईआरटी की बुक वगैरह आप जान चुके हैं कि बहुत से अब तो एनसीईआरटी का बुक पूरा का पूरा हो चुका है ना? पूरा इसी बेस पर होता है, एनसीईआरटी बेस पर ही। देखिए इसका पूरा फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, इंग्लिश में भी याद रखिएगा, याद रहेगा तो काम करेगा बहुत ही आप लोगों के लिए। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ठीक है? द फुल फॉर्म ऑफ एनसीईआरटी इज़ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ये है एनसीईआरटी का पूरा फुल फॉर्म। It is an autonomous organization सेट अप इन द ईयर ऑफ 1961 यानी 1961 में ये सेटअप किया गया था इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार के द्वारा देखिए इसका गठन किया गया था। ये सेटअप किया गया था कब 1961 में, ठीक है ना? दोनों बातों को याद रखिएगा, इसे हम लोग एनसीईआरटी बोलते हैं। तो डियर्स ये रहा आज का महत्वपूर्ण सेशन। आज का ये महत्वपूर्ण सेशन आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और यदि वीडियो थोड़ा सा भी आप लोग को हेल्पफुल लगता है इसे अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है डिस्टेंस? और याद रखिएगा यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। तो डिस्टेंस चप कर पढ़िए, चपा कर नहीं पढ़िए। टाइम टेबल आप लोग का आ चुका है, समय बिल्कुल भी नहीं है और संघर्ष आप लोग को ज़्यादा करना है, मेहनत करिए, रेगुलर स्टडी कीजिए। और भी कोई जो प्रॉब्लम्स दिक्कतें आती हैं तो आप लोगों के पास लिए मैंने एक नंबर ये लगा रखा है 950 690 227। तो इस नंबर को ज्वाइन जरूर कीजिए और अपनी एक बोर्ड एग्जामिनेशन में अलग पहचान जरूर बनाइए, ठीक है दोस्तों? और अब की बार बोर्ड पर बार इसकी सार्थकता तभी सिद्ध होगी जब इस चैनल से रिलेटेड इस चैनल से जुड़ा हुआ हर एक विद्यार्थी जो है वो स्टडी करे और जम कर करें, ठीक है डिस्टेंस? क्योंकि ये 1 से 2 महीने का समय जो है ठंडाड़ों का समय है, इसमें आप स्टडी बिल्कुल भी नहीं करेंगे तो लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त आपकी नहीं की जाएगी। एकदम रेगुलरली स्टडी कीजिए और कंटिन्यूअसली कीजिए डिस्टेंस। याद रखिएगा अभी नहीं तो कभी नहीं। लग जाइए जमकर और अपनी एक अलग पहचान बनाइए डिस्टेंस। और रेगुलरली आप लोग को मैंने बताया कि रेगुलरली कंटिन्यूअसली आप लोग को इस चैनल से स्टडी करना है। रेगुलरली कम से कम 2 से 3 घंटे तो आपको अवश्य पढ़ना है और कमेंट बॉक्स में और इस नंबर पर जाकर आपको कोई भी दिक्कत समस्या है तो आप जाकर लेसन्स व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू भी हम तक पहुंचा सकते हैं या तो कमेंट बॉक्स के थ्रू भी आप चीज़ों को जो भी चीज़ें हैं आपके डाउट वगैरह हैं आप पूछ सकते हैं। तो लेसन्स आप लोगों को जो ये अवसर मिला है इसका लाभ ज़रूर उठाइए।